आज उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता कोड को लागू कर दिया। संहिता का मतलब ही होता है कोड। समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया। दूसरे शब्दों में आज़ादी के बाद भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लागू किया है। हम लोग समान नागरिक संहिता के संक्षिप्त इतिहास को देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग समान नागरिक संहिता के संवैधानिक पहलू पर भी विचार करेंगे तथा अन्य पहलू पर भी विचार करेंगे। आज उत्तराखंड ने 2022-23 में प्रस्तावित 2024 के अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अंततः इम्प्लीमेंट कर दिया। आज 27 जनवरी 2025 है। पिछले साल फरवरी मार्च में उत्तराखंड की सरकार ने रंजना देसाई के जस्टिस रंजना देसाई रिटायर्ड के कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कराया था वहाँ की विधानसभा से, जिसे अब लागू कर दिया गया। उस समय लोकसभा चुनाव के पहले कराया गया था। तो लोकसभा चुनाव में तो उत्तराखंड ने अपना लाभ दे दिया था, लेकिन देश की अन्य जगहों पर इसका लाभ नहीं मिला था। किंतु अब दिल्ली विधानसभा चुनाव है और मुझे लगता है इसके मद्देनजर उत्तराखंड ने इसे लागू किया है। अब हम लोग इसके संक्षिप्त इतिहास पर विचार करते हैं। आज़ादी के पहले के राज्यों में गोवा पोर्चुगीज सिविल कोड के तहत 1867 में, बहुत पहले ही, आज़ादी के बहुत पहले ही, गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया था। पोर्चुगीज सिविल कोड के तहत इसे 1867 में लागू किया गया था। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार पहला राज्य बन गया उत्तराखंड जिसने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू किया। अब हम इस पर थोड़े से, ये तो संक्षिप्त इतिहास रहा, अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो पर। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में 3 चीजें हमेशा से कहती आ रही थी, ये जनसंघ के जमाने से, कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 या धारा 370 भी बोलते हैं वो को हटाएंगे। वो हटा दिया। 370(2) और 370(3), 35(a) को तो हटा ही दिया। 370(a) चूंकि अनुच्छेद 1 से जुड़ा हुआ है इसलिए उसको हटाने कोई मतलब नहीं था। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर अनुच्छेद 370 के अनुच्छेद को खत्म कर दिया गया या की धारा को खत्म कर दिया गया, जैसा कि आप सभी जानते हैं। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएंगे डिस्प्यूटेड साइट पर, यानी विवादास्पद बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है उसकी जगह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे। ये भी बीजेपी ने कर दिया। आज तो मैं बयान सुन रहा था इकबाल अंसारी का, जो कि अपने पिता की जगह पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मुख्य वो थे, आवेदक करता थे या याची थे, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर के जोरदार तरीके से बहस कराई थी। और जब 2019 अक्टूबर में रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने रामलला के पक्ष में यह, यानी टाइटल सूट को डिसाइड करते हुए रामलला के पक्ष में यह जमीन दे दी जिस पर कि आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो उस समय भी इकबाल अंसारी ही इसके प्रमुख याची थे, यानी पिटिशनर थे। खैर, उन्होंने आज योगी आदित्यनाथ के पक्ष में मुसलमानों को वोट करने का आह्वान किया है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में। देखना है इसका कितना असर होता है। वैसे ज़्यादा असर तो होगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम कोई बीजेपी को वोट करेंगे नहीं, वो तो खार खाए बैठे हैं तमाम चीज़ों से। और बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में है। पुष्कर सिंह धामी उसी के नेता हैं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा कर दी थी। कानून तो ये बहुत, यानी अधिनियम तो ये बहुत पहले ही बन गया था, लगभग 1 साल पहले, लेकिन
इसे कानून का शक्ल अब दिया गया, यानी लागू अब किया गया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि कोई अधिनियम पारित हो जाए, अगर उससे विधानमंडल से, तो पारित होते ही लागू नहीं हो जाता तब तक जब तक उसको गजट में प्रकाशित ना किया जाए। यानी अधिनियम और कानून में अंतर होता है। अधिनियम वह जो विधेयक को पारित करके बनाया जाता है, जब रॉ फॉर्म में उसको रखा जाता है किसी सदन में, चाहे संसद के किसी सदन में या विधानसभा में या विधान परिषद में, तो उसे हम विधेयक कहते हैं। विधेयक विधानमंडल की प्रॉपर्टी होता है। जब उसे पारित कर दिया जाता है ड्यूली, तो अधिनियम बन जाता है। जब उसे गजट में, जैसे राज्य सरकार ने अगर पारित किया है, तो राज्य सरकार इसे गजट में प्रकाशित करेगी, तो तब जा करके वो कानून बनेगा, यानी वो लागू होगा। एनफोर्समेंट पैसे से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे सीएए तो 2019 में पारित हो गया था, लेकिन लागू अभी हुआ, वो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत लागू हुआ है। उसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके लागू किया गया है लोकसभा चुनाव के पहले। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम को, जिसके खिलाफ शाहीन बाग वगैरह में काफी धरना प्रदर्शन हुए थे, उसे अभी लागू किया गया है लोकसभा चुनाव के पहले। ये बीजेपी का एजेंडा है। इन्हीं सब कारणों से और वक्फ बिल में संशोधन की वजह से हम कह रहे हैं कि अभी मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करेगा। बहरहाल, हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह 5 चीज़ों से संबंधित होता है। मुख्य रूप से तो ये 4 चीज़ों से ही संबंधित होता है, जैसे विवाह, गोद लेने की प्रथा, उत्तराधिकार और तलाक। इन 4 चीज़ों से संबंधित होता है। और एक जो समुदाय विशेष के रीति रिवाज होते हैं, जैसे इस्लाम में, मुसलमानों में हलाला की प्रथा है, उस पर भी उत्तराखंड का ये समान नागरिक संहिता बैन लगाता है, यानी प्रतिबंध लगाता है। खैर, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। थोड़े से हम लोग इसके संवैधानिक पहलू पर भी विचार कर लेते हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस MC चागला ने कहा था, एक लेक्चर मेमोरियल दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई, भारतीय संविधान तो समूचे देश के लिए एक बनाया गया है, तो फिर उसे किसी खास वर्ग या समुदाय के लिए तो बनाया नहीं गया, तो फिर उसे लागू क्यों नहीं किया जाता। वो अनुच्छेद 44 का जिक्र कर रहे थे, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। दरअसल संविधान सभा में जो बहस हुई, उस बहस के दौरान यह बात उभर करके सामने आई कि समान नागरिक संहिता के मसले को DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही रखा जाए, ताकि कोर्ट आदेश न दे सके सरकार को कि आप इसे लागू करें, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि के उसमें दखल ना हो। तो ऐसी दशा में इसे DPSP में रखा गया। हालांकि संविधान सभा के बहुत सारे लोगों का मानना था कि इसे संविधान के भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, लेकिन अंबेडकर एंड कंपनी तथा पंडित नेहरू का इस पर विशेष कर दबाव था, और तमाम लोगों ने मिलकर के ये कहा कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के अधीन भाग 4 में रखिए। जब जिस राज्य को जरूरत पड़ेगी या देश को जरूरत पड़ेगी, तो वो इस पर कानून बना कर इसे लागू कर देगा। दूसरे शब्दों में, उत्तराखंड सरकार इसके लिए पूरी तरह से अधिकृत थी, राज्य के रूप में भी, कि वो अनुच्छेद 44 पर कानून बनाकर इसे लागू कर सके। दरअसल DPSP में जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की व्यवस्था है, उसे राज्य सरकारें भी कानून बनाकर लागू कर सकती हैं, और केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है। यानी संसद भी कानून बनाकर संसद के द्वारा कानून बनवाकर सरकार लागू करा सकती है, और राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनवाकर राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि इसे लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना करके। खैर,
देखना है दूसरे राज्य इस पर क्या करते हैं, चूंकि अभी तो मॉडल तो सामने आ गया। अब इस समान नागरिक संहिता में ये रंजना देसाई की अध्यक्षता में जस्टिस रही हैं, जस्टिस रंजना देसाई, रंजना प्रकाश देसाई पूरा नाम है, की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिश के आधार पर इसके तमाम प्रावधानों को शामिल किया गया है। पिछले साल मार्च 2024 में इसे पारित कराया गया था। उत्तराखंड विधानसभा, वहाँ विधान परिषद तो है नहीं, तो विधानसभा ने इसे पारित कर दिया था और इसे बस लागू अब किया गया है 27 जनवरी 2025। दिन याद रखिए, दिन याद रखिएगा। मैं थोड़ा पानी पी लूं। ठंड ज्यादा है इसलिए कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो एमसी चागला ने रोजेज इन दिसंबर नामक अपनी आत्मकथा लिखा है और उसमें उन्होंने बखूबी 60 के दशक में एक मेमोरियल लेक्चर देते हुए इसके पक्ष में वकालत की, यूनिफॉर्म सिविल कोड के। इसी प्रकार से जस्टिस एमयू बेग सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम जज रहे हैं, उन्होंने भी इसके पक्ष में वकालत की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के पक्ष में वकालत की। संविधान सभा के भी कई सदस्य, जिसमें सरदार पटेल भी शामिल थे, कई सदस्यों का तो यहाँ तक कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भी चाहते थे कि इसको फंडामेंटल राइट्स में रख दिया जाए, लेकिन नेहरू के नेतृत्व में सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्षतावादी ताकतों ने एक प्रकार से इसका विरोध किया, जिसकी वजह से इसको DPSP के यानी भाग 4 के अधीन रखना पड़ा, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। दूसरे शब्दों में केंद्र और राज्य दोनों इसको कानून बना करके लागू कर सकते हैं। अगर संसद कानून बनाती है तो पूरे देश में लागू होगा। लेकिन अभी मैं सुन रहा था काश्मीर साहब को, मुफ्ती कासमी, मुफ्ती मसूद कासमी संभवतः उनका पूरा नाम है, जो कि उत्तराखंड सरकार में एक मंत्री हैं, और एक JDU के लीडर का भी सुन रहा था, जो कि सम अनवर साहब हैं और वो JDU के लीडर हैं। दोनों के विचारों में काफ़ी अंतर था। जहां अनवर साहब बार बार ये बात दोहरा रहे थे कि भाई ऐसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा का एजेंडा, उससे JDU का कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने बिना हमको कॉन्फिडेंस में लिए हुए ऐसा किया है। तो मुझे लगता नहीं है कि संसद इस पर कोई कानून बनाएगी, राज्य स्तर पर ही कानून बनेंगे और ज़्यादातर BJP रूल्ड स्टेट्स में ही बनेंगे। अब ये उत्तराखंड का जो UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यह एक मॉडल का काम करेगा ही। इसके तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा रूल्ड जो स्टेट्स हैं, अधिकांश जगहों पर, यानी लगभग, अगर कोलिशन को हटा दिया जाए तो 17 जगहों पर तो ये स्वतंत्र रूप से, नागालैंड को छोड़ दिया जाए, बिहार को छोड़ दिया जाए और एक आध और राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए, तो एक आध और राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर जगहों पर जहाँ BJP सत्ता में है अपनी बदौलत, वहाँ इस तरह के कानून लागू करवाए जा सकते हैं। हालांकि उम्मीद कम है कि उत्तर पूर्व में जहाँ आदिवासी बहुल राज्य हैं, जैसे मणिपुर वगैरह में या असम में, वहाँ इसे लागू किया जाए। उत्तराखंड की सरकार ने भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा करते समय साफ साफ कहा है कि जो लोग बाहर से राज्य में आए हुए हैं, यानी नेटिव देशी जो लोग हैं, और जो उत्तराखंड के आदिवासी हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं समान नागरिक संहिता 4 चीज़ों पर लागू होती है। हालांकि इसमें 5वीं चीज़ को भी जोड़ सकते हैं, जैसे विवाह है, गोद लेने की प्रथा है, संपत्ति में उत्तराधिकार है, तलाक है, और विवाह स्पेसिफिक यानी धर्म स्पेसिफिक रीति रिवाज, जैसे इस्लाम में हलाला प्रथा है, जिस पर कि बैन लगा दिया गया, माने वहाँ स्त्री और पुरुष के बीच थोड़ा अंतर करके देखा गया है।
तो पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम हैं, उनका यह दावा है कि उन्होंने स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार दिलाने की चेष्टा किया है और कोशिश किया है कि दोनों को बराबरी का दर्जा मिले। इस संबंध में इसको ध्यान में रख करके इस्लाम के कई प्रथाओं जैसे तलाक़ बिद्दत, जिसके तहत ट्रिपल तलाक की व्यवस्था, 3 बार तलाक 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 एक सांस में कह देने पर वो तलाक हो जाता था। उसके बाद हलाला की प्रथा थी, वो भी एक प्रकार से कुप्रथा थी और उसके बाद ही फिर पति अपने पूरा पहली पत्नी को प्राप्त कर सकता था। हलाला में वह परपुरुष गमन करती थी, जिसको कि मोटे तौर पर एडल्ट्री माना जा सकता है। भले ही यह पति को चिढ़ाने के लिए है कि अगर उससे रियल प्रेम है तो अपनी पत्नी को तलाक 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 कहेगा ही नहीं, लेकिन वास्तव में यह एक कुप्रथा थी और इसलिए भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों में जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, विश्व के अन्य मुस्लिम देश भी, चाहे मोरक्को हो, चाहे ट्यूनीशिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हों, कुवैत वगैरह, सऊदी अरब, यूएई, इन सभी जगहों पर ये बैन कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में ये ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगा दी गई। वैसे भी ट्रिपल तलाक कुरान के अनुसार कोई मान्य तलाक व्यवस्था नहीं है। कुरान और शरिया में इसका जिक्र नहीं है। ये से 18वीं सदी भारत की देन माना जाता है, जो मध्यकाल के बाद आता है, लेटर मध्यकाल में आता है। यानी एक सांस में 3 बार आप तलाक कह देते हैं, चाहे पोस्ट के द्वारा भेज देते हैं, कि किसी भी तरह से, चाहे फ़ोन पर कह देते हैं, तो अपनी पत्नी से आप जुदा हो जाते हैं, आपका तलाक मान लिया जाता है। इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पुष्कर सिंह धामी का तर्क ये है कि इससे महिलाओं के खिलाफ असमानता पनप रही थी, जिसे ख़त्म किया गया है। एक्चुअली शायरा बानो तथा अन्य ने जो पिटीशन दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके आधार पर ट्रिपल तलाक पर 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, बाद में चल करके मोदी सरकार ने इस पर कानून बना करके 2 साल तक के सज़ा की व्यवस्था किया। तो वास्तव में अब ट्रिपल तलाक जो है वह एक रहस्य बन गया है और समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद तो उस पर बिल्कुल ही पाबंदी लग गई है। अब हम थोड़ा सा मुस्लिम महिलाओं को लेकर के एक संक्षिप्त इतिहास का जिक्र करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी क्यों है। दरअसल शाहबानो केस आप सबने सुना ही होगा। ये मोहम्मद अहमद खान इंदौर के जाने माने वकील थे। उन्होंने अपनी बूढ़ी बेवा को 1978 में ट्रिपल तलाक के जरिए तलाक दे दिया था और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया 1985 में, सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 की व्यापक व्याख्या किया और उसके तहत अन्य धर्मों के अनुयायियों की भांति ही मेंटेनेंस यानी भरण पोषण देने की व्यवस्था किया। दूसरे सब शब्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फोकस किया। तो 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने कुछ इंतजार के बाद जब कुछ राज्यों में ये चुनाव हार गए, तो उन्होंने मुस्लिम वीमेन राइट्स ऑन डिवोर्स नामक एक अधिनियम पारित करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंडू कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। हालांकि बीवी नागरत्ना, जो कि खुद भी एक लेडी हैं, जो संभवतः सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस 1927 में बनेंगी, उनके बेंच ने अभी एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने सीआरपीसी की धारा 125 को जायज़ पाया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एम्फेसिस दिया है। तो मुझे लगता नहीं है कि उत्तराखंड सरकार के ने जो कदम उठाया है वो बीजेपी के एजेंडा में तो फिट होता ही है, लेकिन कोर्ट के नज़रिए से भी ये उचित है और मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करेगा, यानी इसे रद्द करेगा। माने मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही कि ये जुडिशियल स्क्रूटनी भी पास कर जाएगा, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सूझबूझ को भी पास कर जाएगा,
क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश ने इस संबंध में अपनी सिफारिश दिया था और देखना है कि आगे क्या होता है। बहरहाल तो शाहबानो केस तो सबको पता है, शाहबानो के बारे में सभी लोगों को पता है। वास्तव में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ही दिया था, लेकिन बाद में कहा जाता है मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने इस पर हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मुसलमानों में जो कट्टर मौलवी किस्म के लोग हैं उन्होंने इस पर हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के बाद में राजीव गांधी की सरकार दबाव में आ गई और उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि अभी बीवी नागरत्ना, रंजना सब्रवाल नहीं, बीवी नागरत्ना ने, अभी जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जो 1927 में चीफ जस्टिस भी बनेंगे। उनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के समय। तो कहा जा रहा है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने इस फैसले को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की फिर से वकालत छेड़ दिया है, बहस छेड़ दिया है और एक फैसला दिया है जिसके तहत उन्होंने सेक्शन 125 भरण पोषण के लिए जो मुस्लिम महिलाओं के लिए मेंटेनेंस की जिसमें व्यवस्था, एलिमनी की जो व्यवस्था थी, अभी तक उनके धर्म और रीति रिवाज के हिसाब से तय होती थी, मेहर के हिसाब से, लेकिन अब वो धारा 125 के हिसाब से तय होगी, यानी सीआरपीसी धारा। यह भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक हिस्सा है और इसी को लेकर के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपना फैसला सुनाया है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड सरकार ने किया है, उत्तराखंड सरकार ने वास्तव में तमाम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या जुडिशियल डिसीजन को, रूलिंग को देखते हुए अपना फैसला किया है या इस बिल को लागू करने का फैसला किया है। वैसे ये बीजेपी के एजेंडा के हिसाब से तो फिट बैठता ही है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने बीजेपी के उस विश को पूरा किया है जो जिसमें 3 तरह की बातें कही गई थी कि भाई हम कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाएंगे, अयोध्या में विवादित जगह पर विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर बनाएंगे जो उसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था पहले, और अनुच्छेद 44 यानी जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है, हालांकि वह डीपीएसपी का हिस्सा है, कोर्ट उसे लागू नहीं करवा सकता, तो उसको भी हम लागू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 44 को लागू करने को लेकर के काफ़ी जोरदार बहस हुई थी संविधान सभा में। अंततः अंबेडकर एंड कंपनी पंडित नेहरू के जिद के आगे झुक गई और उसने इसे फंडामेंटल राइट से उठा करके डीपीएसपी में डाल दिया ताकि कोर्ट इसमें दखल न दे सके। डीपीएसपी में जो भी बातें कही गई उनको कानून बना करके लागू किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में इसमें वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है, लेकिन वेलफेयर केवल गरीब और कमजोर या मजलूम लोगों का नहीं हो सकता, इसमें महिलाएं भी आती हैं और महिलाएं चाहे किसी धर्म की हों, किसी जाति और संप्रदाय की हों, उनको भी तकलीफ होती, वो भी हाड़ मांस की बनी है। तो उत्तराखंड की सरकार ने जो दावा किया है वो इक्वालिटी का, वो समानता का, वो उस दावे पर कितना खरा उतरेगी आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन बहरहाल आज उसे लागू कर दिया गया है। यानी विवाह के मामले में उनका रीति रिवाज भले ही अलग हो, लेकिन विवाह जो होगा वह एक ही पत्नी, बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जैसे इस्लाम में 4 पत्नी रखने की व्यवस्था थी, पॉलीगैमी प्रैक्टिस किया जाता था, अब मोनोगैमी प्रैक्टिस किया जाएगा जैसे हिंदुओं में प्रथा थी। हालांकि आदिवासी और नेटिव लोगों पर यह लागू नहीं होगा, इसे भी स्पष्ट किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है जहां रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। तो विवाह मोनोगैमिक होगा, इसकी व्यवस्था की गई, यानी एक पत्नी प्रथा को बढ़ावा दिया गया है। महिलाओं के अधिकार को
इस्टेब्लिश करने वाला इसे बताया है पुष्कर सिंह धामी ने, जो उत्तराखंड के सीएम हैं। दूसरी बात, इसमें गोद लेने की प्रथा भी आम सबके लिए एक जैसी होगी। दूसरे शब्दों में, दूसरे धर्म के या दूसरे मत मजहब के किसी बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा, इसके तहत ये व्यवस्था की गई है। तीसरा, संपत्ति में उत्तराधिकार पुरुषों की तरह से या लड़कों की तरह से ही लड़कियों का भी होगा। अपने पिता की संपत्ति में जो अधिकार होगा उत्तराधिकार का, वो समान होगा। और चौथा, तलाक में ये ट्रिपल तलाक और हलाला जैसी कुप्रथा नहीं चलेगी। मोटे तौर पर तो ये घोषित रूप से लगता है कि समान नागरिक संहिता है, लेकिन अगर छिपी हुई इसमें मैसेज को पढ़ें, छिपे हुए मैसेज को पढ़ें, तो ये इस्लाम को टारगेट करके, मुसलमानों को टारगेट करके बनाया गया है। मुझे लग रहा है दिल्ली चुनाव को ध्यान में रख करके इसे किया गया है, ताकि यहाँ हिंदुओं का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिल सके। इसीलिए इस चुनाव के पहले इसको लागू किया गया है। बन तो गया था लोकसभा चुनाव के पहले ही। तो ये मैंने आपको बताया, और इसमें विस्तृत और कोई बात होगी तो इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।